हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूट्रिंग और स्पेइंग पे, क्योंकि न्यूट्रिंग और स्पेइंग पे ना मुझे बहुत सारे कैट पेरेंट्स ने पूछा है कि न्यूट्रिंग और स्पेइंग क्यों करवानी चाहिए तो कब करवानी चाहिए, इसके सिम्टम्स क्या है, करवाने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि टस्की को मैंने न्यूटर करवा चुका है और क्लोई को भी हमने स्पे करवा चुका है। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी, जो मैंने टस्की और क्लोई के न्यूट्रिंग और स्पेइंग के वक्त देखा था कि उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास पहली कैट होती है तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि इसकी देखभाल कैसी करनी है या उस टाइम पर इसको खाना क्या देना है, एंड ऑल्सो ऐसे ही बहुत सारे सवाल। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले न्यूट्रिंग जो होती है वो होती है मेल कैट में और स्पेइंग जो होती है वो होती है फीमेल कैट्स में। अब मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताऊं तो न्यूट्रिंग और स्पेइंग एक बर्थ कंट्रोल सर्जरीज है और ये सर्जरी करवाने के बाद आप अपने कैट्स को ब्रीड नहीं करवा पाओगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कैट्स के हीट साइकिल के बारे में, क्योंकि उनकी हीट साइकिल आने के बाद ही तो हम हमारे बच्चों को न्यूटर और स्पे कराएंगे। तो हीट साइकिल के कुछ सिम्टम्स है वो मेल्स में अलग होते हैं, मतलब कि मेल कैट्स में अलग होते हैं और फीमेल कैट्स में अलग होते हैं। सबसे पहले हम मेल कैट्स की बात करते हैं। तो मेल कैट्स में ना एक जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो है ये कि मेल कैट्स हमारे घर के कोने कोने में यूरिनेट करने लगते हैं टू मार्क देयर टेरिटरी, ताकि वो फीमेल कैट्स को अट्रैक्ट कर पाए। ऑल्सो एक और चेंज हमें मेल कैट्स में देखने को मिलता है वो है उनका अग्रेसिव नेचर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी जो कैट है वो हीट साइकिल पर आ चुकी है और हम उसे कहीं मेट करने नहीं दे रहे हैं तो वो अग्रेसिव हो जाएगी। एंड फीमेल कैट्स में ये होता है कि वो रात को ना अलग अलग तरीके की आवाज निकालती हैं ताकि वो मेल कैट्स को अट्रैक्ट कर पाए। एंड ऑल्सो एक और सिम्टम जो मैंने क्लोई में देखा था वो ये था कि क्लोई ना अपने बट के तरफ का एरिया जो है वो उठा के चलने लग गई थी और उसको जो टेल है ना वो हमेशा सीधी ही रहती थी। अब हमारे बच्चों का जो हीट साइकिल है वो आता कब है, ये डिफर करता है। यूजुअली तो ये 7 to 8 मंथ्स में आ जाता है। टस्की को 8 मंथ में हीट साइकिल आ गई थी, लेकिन क्लोई को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। क्लोई को आई गेस पूरा जब वो 1 साल की हो गई थी तब उसको उसकी हीट साइकिल आई थी। नाउ जब हम लोगों ने हमारे बच्चों की हीट साइकिल रिकॉग्नाइज कर ली है तो इसका अगला जो स्टेप आता है वो आता है न्यूट्रिंग और स्पेइंग का। तो देखो मेल कैट्स में जो न्यूट्रिंग का टाइम है ना वो 7 to 8 मंथ्स है। मैंने टस्की को 7 मंथ्स में न्यूटर करवा लिया था, लेकिन फीमेल्स के मामले में ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब मैंने वेट के पास मैं क्लोई को लेकर गई थी तब मुझे वेट ने कहा था कि क्लोई की जो फर्स्ट हीट साइकिल है, मतलब जब वो पहली बार हीट पे आएगी तो वो हीट को हमें स्किप करना है और उसके बाद हमें उसे स्पे करना होगा। ये सर्जरीज हमें कब करनी चाहिए ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन ये सर्जरीज हमें क्यों करनी चाहिए ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको अपनी कैट को ब्रीड करवाना है तो आप बेझिझक अपनी कैट्स को ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह मानिए तो आप अपनी कैट्स को ना सिर्फ 1 से 2 बार ही ब्रीड करवाइए, क्योंकि उससे ज्यादा बार अगर आप अपनी फीमेल कैट को ब्रीड करवाएंगे और वो बार बार बच्चे देती रहेगी तो उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एंड सेम गोज विथ मेल। अगर मेल को भी आपको 2-3 बारी मेट करवाना है तो आप बेझिझक उन्हें भी मेट करवा दीजिए, लेकिन उसके बाद उसे न्यूटर जरूर करवाना। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें हमारे बच्चों की न्यूट्रिंग और स्पेइंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि न्यूट्रिंग और स्पेइंग करने के वजह से आपके जो कैट्स की लाइफ है वो 2-3 साल से बढ़ जाती है और उनका जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। सेकेंडली आपके कैट्स जो भी हीट साइकिल में उनका बिहेवियर चेंज हुआ था वो सारे जो चेंजेस है यहाँ पर बंद हो जाएंगे। जैसे कि वो यूरिनेट कर रहे थे यहाँ वहां तो वो यूरिनेट करना बंद कर देंगे, वो रात को चीख रहे होंगे, अलग अलग आवाज से बुला रहे होंगे दूसरे कैट्स को तो वो बंद हो जाएगा, उनका जो अग्रेसिव नेचर है वो बंद हो जाएगा। एंड ऑल्सो एक और चीज कि आपकी कैट्स ना न्यूट्रिंग और स्पेइंग के बाद बहुत ज्यादा लविंग भी हो जाती है। इसका जो मेन एडवांटेज है ना वो ये है कि मेल कैट्स में टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और फीमेल कैट्स में यूटेराइन और ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। एडवांटेजेस तो आप लोगों ने सुन लिया है, अब डिसएडवांटेज भी सुन लो। तो देखो डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि हमारी कैट्स ना ऑपरेट होने के बाद उनका जो वजन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब ओबेसिटी आती है, उनमें मोटापा बढ़ता है उनके शरीर में। तो हमें
हमें एज अ पेट पेरेंट ये ध्यान रखना है कि हम उनका जो डाइट है वो क्लीन और अच्छा रखें, मतलब उन्हें फ्री फीड ना करवाए जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाए, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमारे कैट्स में आ सकती है। तो उनका डाइट हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। नेक्स्ट चीज आती है, जब भी हम हमारे कैट्स को न्यूटर या स्प्रे करवाने वाले होते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें हमारे कैट्स का एक ब्लड चेकअप करवा लेना चाहिए। वो आपको वेट ही सजेस्ट कर देंगे वैसे, लेकिन ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया क्योंकि टस्की और क्लोई के वक्त हम लोगों ने उनका ब्लड टेस्ट किया था। क्लोई का तो पूरा नॉर्मल था, लेकिन टस्की का थोड़ा प्लेटलेट वगैरह काउंट कम हो गया था, जिसकी वजह से हमें 1 हफ्ता डिले करनी पड़ी उसकी सर्जरी। इसीलिए ब्लड चेकअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने हमारे बच्चों का ब्लड चेकअप किया था वो पूरी तरीके से क्लियर आ चुका है उसका रिजल्ट। तो नेक्स्ट स्टेप इज न्यूट्रिंग एंड स्पेइंग। तो आपके जो वेट होंगे वो आपको ये बताएंगे, मतलब मुझे भी टस्की और क्लोई के वेट्स ने बताया था ये, कि जिस दिन ऑपरेशन होने वाला होता है उसके पहले से ही हम हमारे बच्चों को जो है वो खाना देना बंद कर देते हैं। और यूजुअली ये जो न्यूट्रिंग और स्पेइंग का ऑपरेशन होता है ना, सर्जरीज होती है, ये अर्ली मॉर्निंग की जाती है, क्योंकि रात को 9 या 10 बजे के बाद हमें हमारे बच्चों को खाना नहीं देना होता, ताकि उनका पेट जो है वो खाली रहे। और ये जो ऑपरेशन है ना वो खाली पेट के ही दौरान होता है। मेल कैट्स की जो सर्जरी होती है इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसको सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। लेकिन फीमेल कैट्स की जो सर्जरी होती है उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी शायद वो आधा घंटा ले या 45 मिनट्स ले। न्यूट्रिंग और स्पेइंग के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो है हमारे बच्चों का आफ्टर केयर। ये हमें बहुत ही अच्छे से करना है। जहां से भी आपने अपने बच्चों को न्यूटर या स्प्रे करवाया होगा, वेट ने ऑब्वियसली उन्हें एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन दी होगी जो हमें हमारे बच्चों को टाइम टू टाइम देना है। अब जैसे ही हमारे बच्चे सर्जरी कर वापस हम उन्हें घर लेकर आते हैं तो हमें उन्हें डायरेक्टली ड्राई फूड देना शुरू नहीं करना है। उन्हें हमें 1 दिन के लिक्विड डाइट पे रखना है। मैंने मेरे बच्चों को बोन ब्रॉथ दिया था, या आप ग्रेवी का पानी भी उन्हें दे सकते हो। जैसे कि विस्कस ग्रेवी आती है तो उसके चंक्स हटा के आप सिर्फ और सिर्फ उसका पानी दे सकते हो पूरे 1 दिन तक के। सर्जरी के बाद जो मेल कैट्स होता है ना वो 4 से 5 घंटे में कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से होश में आ जाते हैं। लेकिन जो फीमेल कैट होती है ना उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लोई को तो 2 से 3 दिन लग गए थे प्रॉपरली होश में आने के लिए। लेकिन जो इनका रिकवरी टाइम होता है वो कम से कम 1 हफ्ते का होता है, और 1 हफ्ते बाद ही इनके जो स्टिचेस है वो निकालते हैं वेट। अब जब सर्जरी करके हम हमारे बच्चों को वापस घर लेकर आ रहे हैं तो हमें उन्हें बैग में डायरेक्टली ठूस के घर में नहीं लेकर आना है। उन्हें हमें किसी स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पे रखना है, और उनका जो सर है वो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ के रहना चाहिए। और घर लाने के बाद हमें हमारे बच्चों की एक्टिविटीज टोटली लॉक करनी है। एक्टिविटीज जैसे कि उसका बहुत बहुत ज्यादा फास्ट चलना, भागना, दौड़ना, उछल कूद करना, मस्ती करना, यहाँ वहां जाना। और आप लोगों को तो पता ही है कि बिल्लियां ना बहुत ज्यादा उछल कूद करती हैं, इसलिए मैंने टस्की को ना एक केज में डाल दिया था। मतलब काफी बड़ा केज मैंने लाया था जिसमें मैंने उसका लिटर भी रखा था और फूड भी रखा था, जिसमें मैंने उसे आई गेस 7 डेज के लिए रखा था, ताकि जो उसकी एक्टिविटीज है वो लॉक हो जाए और जो उसके स्टिचेस है वो प्रॉपरली हील हो जाए। अब हम लोगों ने हमारे बच्चों की एक्टिविटीज तो लॉक कर दी है, लेकिन इसमें एक एक्टिविटी है जो हम लॉक चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, और वो है हमारे बच्चे जो खुद को ग्रूम करते हैं वो वाली एक्टिविटी। लेकिन उसके लिए भी एक चीज है जो है ई कॉलर। ई कॉलर हमें हमारे बच्चों को 7 डेज तक के पहना के रखना है, ताकि वो जो अपना वुंड का एरिया है वो लिक ना करे, क्योंकि हमारे बच्चे अगर गलती से भी उसे लिक कर देंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आफ्टर केयर का है वो ये है कि हमें हमारे बच्चों को उनकी मेडिसिन प्रॉपरली देनी है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से हील हो जाएं। आई होप न्यूट्रिंग और स्पेइंग से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब आपको एक न्यू वीडियो में मिलेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में।